स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। इस साल के बजट में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ईपीएफ स्कीम पर टैक्स का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि इतना बवाल मचेगा। वित्त मंत्री ने अब सफाई दी है कि इसका मकसद ये नहीं है कि सरकार तनख्वाह कमाने वालों से मोटी रकम जमा करे, बल्कि सरकार चाहती है कि रिटायरमेंट के बाद लोग ऐसी स्कीमों में पैसा डालें जिससे सुरक्षा मिले। ऐसा नहीं करने पर टैक्स देना होगा। वैसे गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वित्त मंत्रालय इसमें ढिलाई देने के संकेत दे ही रही है, लेकिन सीएनबीसी आवाज ने मुहिम छेड़ी है कि ईपीएफ के पैसों को बख्शा जाए, ना पूरी रकम ना ही ब्याज पर कोई टैक्स लगे। इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पवन कुमार जो ट्रस्टी है ईपीएफओ के, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट विवेक कौल से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुना दें कि आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ पर टैक्स के मामले पर क्या सफाई दी। There are several suggestions which come up, which are made in the budget with the best of intention. There are representations we received, and I do believe that budget and the finance bill are one matter in which, as a matter of propriety, Parliament has the first right to know how we are treating some of those suggestions. So I am not in a position to make a response outside. Whatever response I have to give, I'll make in Parliament. और चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको समझाएं कि ईपीएफ पर जो टैक्स प्रस्तावित है वो कितना आपको हर्ट करेगा, कितना आपको पिंच करेगा। ये समझाने के लिए मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत साथ में जुड़ी है। हर्षदा, इसके पीछे गणित क्या है? गणित हम आपको समझाएंगे। ये अजम्पशन लेकर हम ये मान रहे हैं कि कोई एक शख्स जो रिटायर होने वाला है 58 साल की उम्र में, उसको कुल ईपीएफ के जरिए 50 लाख का फंड जमा होगा रिटायरमेंट तक। अब इसके अंदर दो केसेस है। सरकार ने साफ किया है 31 मार्च 2016 तक का जो पहले से ही तैयार फंड है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो आंकड़ा हमने लिया है लगभग 25 लाख का, यानी कि 50 लाख का टोटल आधा, और बाकी यानी कि 1 अप्रैल के 2016 के आगे जो ईपीएफ में पैसा इकट्ठा होने वाला है वो 25 लाख का होगा। अब इसका गणित समझते हैं, इसमें टैक्स फ्री क्या रहेगा और किस पर आपको टैक्स देना है। 31 मार्च 2016 से पहले का जो जमा रकम है 25 लाख, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद जो 25 लाख का फंड है उसमें 40% ही टैक्स फ्री है, यानी कि सिर्फ 10 लाख रुपए इसमें से टैक्स फ्री निकलेंगे। अब इसका गणित देखें। अगर आप देखें जो पहले के 25 लाख हैं और बाद के यानी कि 31 मार्च 2016 के बाद के 10 लाख रुपए, टोटल आपका आता है 35 लाख। ये टैक्स फ्री रहेगा। तो आपकी कुल जो रकम जमा होनी है रिटायरमेंट तक 50 लाख में से अगर आप 35 लाख निकालते हैं 15 लाख रुपए है। अब 15 लाख में प्रिंसिपल 10 लाख होगा, ब्याज जो होगी 5 लाख होगी। अब इसका अगर वास्तविक टैक्स कैलकुलेशन देखें, यहां पर यह आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि अगर आपका 10% का स्लैब है तो उस पर्टिकुलर 5 लाख के ब्याज पर आपको 50,000 का टैक्स देना है, और अगर आप 30% का ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए का टैक्स देना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ईदर वेज आपका जो भी पैसा है, आप किसी भी ब्रैकेट में आए, आपकी जमा पूंजी पर आपको टैक्स देना होगा। बिल्कुल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक्चुअली जो सैलरीड लोग हैं उन पर सिर्फ एक नहीं बहुत सारी मार लगी है, क्योंकि बजट के कुछ दिन पहले ये नियम बना दिया गया कि आप अब अपना पीएफ का हिस्सा रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते, यानी 58 साल की उम्र तक नहीं निकाल सकते। तो जबरदस्ती पीएफ में रखना पड़ेगा ईपीएफ स्कीम में, और उस पर भी सरकार टैक्स लगाएगी ही। कम से कम चॉइस तो दो लोगों को कि वो अपना पैसा निकाल लें। नहीं, देखिए इसमें आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें 1-2 बातें और ध्यान रखनी चाहिए है और क्लैरिफाई करना चाहिए आपके दर्शकों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 15,000 तक जिनकी सैलरी है वह जो नए टैक्स स्लैब जो आपने बताया है उससे अलग है, उनके ऊपर यह नई चेंज नहीं लागू होता। तो 15,000 तक जिनकी बेसिक सैलरी है या जो ईपीएफ के अंदर डिफाइंड बाय ईपीएफ के अंदर जो 15,000 तक की सैलरी है, उन लोगों के ऊपर यह नया चेंज नहीं लागू होगा। तो उनकी
पूरी तरह से विड्रॉल या कॉर्पस पूरी तरह से सुरक्षित है। पहला स्पष्टीकरण ये है। दूसरा, तो इस तरह की कैटेगरी मान के चलते हैं कि जो 3.7 करोड़ ईपीएफ में कंट्रीब्यूटर है, एक्टिव कंट्रीब्यूटर है। जो आर्ग्यूमेंट है हम सुन चुके हैं और अच्छी आर्ग्यूमेंट है कि इस समय जो लोग ईपीएफ में पैसा डालते हैं उसमें से ज्यादातर लोग 15,000 रुपए से कम कमाते हैं, इसलिए उनको इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आज 15,000 रुपए कमा रहा है और दूसरी उम्मीद कर रहा है कि उसकी सैलरी बढ़ेगी, ओवर टाइम उसकी सैलरी बढ़ेगी, वो भी इस दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो ये मुद्दा आज सबके लिए लागू है। नहीं, फिर जब तक उसने 15,000 तक से कम की तक सैलरी थी उतना कंट्रीब्यूशन उसका एग्जाम्प्ट रहेगा। मान लो उसका 2018 में उसकी सैलरी 15,000 से बढ़ती है, लेकिन कोई टैक्स क्यों दे अपने रिटायरमेंट के पैसे पर? ये मूल सवाल है पवन कुमार जी। वो अलग बात है, वही बात है क्योंकि आज 15,000 रुपए कमा रहा है, वो कल और कमाएगा और उस कमाई के लिए उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। पवन कुमार जी, आप ईपीएफओ में ट्रस्टी है, आप इस पूरे प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? मैं केवल ईपीएफओ की बात नहीं, भारतीय मजदूर संघ का भी प्रतिनिधि हूं जी। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि के नाते गोपाल जी जो बात कर रहे हैं ये एक मजाक लगता है हमको। 16,000 रुपए वाला उसको हायर इनकम में मान लेंगे, ये कैसा मजाक किया गोपाल जी ने इस देश के मजदूरों के साथ। और एक दूसरी बात है जो बड़ी बात है, एक 15 मेरे वेतन को, मेरे पगार को, मेरी मजदूरी को ये सरकार आमदनी मानती है, इनकम मानती है। यानी मजदूरों की मजदूरी अब इनकम हो गई। उस इनकम पर सरकार पहले से ही टैक्स ले रही है उस मजदूरी पर। उसमें से मैं कुछ बचत करता हूं, उस पर फिर ये टैक्स लेना चाहते हैं। यानी मेरी मजदूरी पर 2 बार टैक्स लेना ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है इस देश के मजदूरों के साथ। इसको सरकार को तुरंत वापस जाना चाहिए, इस बात से हमारा ही निवेदन है। नहीं, सिर्फ 2 बार की टैक्स की बात नहीं है तमन्ना जी। एक बात मैं जरूर कह दूं। एक मिनट गोपाल जी, मैं आपके पास आती हूँ। विवेक कौल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट हैं। विवेक कौल जी, इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ में 1.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस लगेगा जो एम्प्लॉय देगा। यानी अगर ये आपकी गलती है कि आपने आपके प्रोफेशन में आप आगे बढ़े हैं, ज्यादा पैसे कमाने लगे हैं, तो आपको तो 3 बार टैक्स देना होगा। नहीं, देखिए अब इसमें क्या है कि कंपनियों को अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। जो सैलरी स्ट्रक्चर वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर रहे हैं, उनको ये स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। अगर वो बदलेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगी नहीं। क्या ये एक फेयर टैक्स है? मतलब कहीं कुछ हद तक ये एक फेयर टैक्स है, कुछ हद तक ये अनफेयर टैक्स भी है। और मुझे लगता है फेयर अनफेयर से ज्यादा जो बड़ा इशू ये है कि इसको जिस तरह से लाने की कोशिश की गई है। मतलब अचानक एक दिन आप उठते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आपका पीएफ जो है अब आज कल से या मतलब 1 अप्रैल से टैक्सेबल हो जाएगा। और उस पे जो कम्युनिकेशन हुआ है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि आप देखिए अरुण जेटली ने जो स्पीच दी, जो बजट में उन्होंने स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि अगर आप 60% कॉर्पस एन्युटी में डालते हैं तो वो अमाउंट टैक्स फ्री होगा। दूसरी चीज जो बहुत लोग नहीं बात कर रहे हैं, एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय के लिए अभी भी 100% कॉर्पस टैक्सेबल नहीं है। ये हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सीएनबीसी आवाज बड़े सवाल पूछ रहे हैं और उसमें से पहला सवाल ये है, और मैं आपके पास आती हूँ गोपाल कृष्ण अग्रवाल इस बात से, कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों ने क्या गुनाह कर दिया कि सिर्फ उनके रिटायरमेंट पैसे टैक्स होंगे, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके नहीं होंगे? जीपीएफ के लिए नहीं है, ईपीएफ के लिए है। व्हाई? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं पवन जी ने जो बात कही है, मैं उसके साथ भी पूरी सहानुभूति रखता हूं और पार्टी भी कह रही है और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, एमओएस ने भी कहा है, फाइनेंस रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी कहा है कि सारे प्रपोजल को री एग्जामिन नहीं। आप लोग क्यों नहीं सामने आकर कहते कि इसको हटा दीजिए, ये जो प्लान था वो गलत था? नहीं, हटा दीजिए, रोल बैक कर लीजिए। नहीं, मैं तो कभी नहीं कह रहा कि, मैं तो कह नहीं रहा कि ये लगाना चाहिए। पार्टी कहीं ये स्टैंड नहीं ले रही कि इसको जस्टिफाइड। हम तो अभी प्रोविजन को, जो मैंने जो बात कही, पार्टी सरकार से अलग कब से हो गई सर?
ये जो आपकी कोशिश है गोपाल जी, मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ कि आपको एक टफ सिचुएशन को डिफेंड करना है, लेकिन विवेक कौल सही कह रहे हैं कि आप अपने आप को आज अरुण जेटली जी से अलग किनारे नहीं कर सकते। पूछता हूँ, ये सरकार किस पार्टी की है? ये कांग्रेस की सरकार तो नहीं है सर। गोपाल जी से पूछिए, ये सरकार किस पार्टी की है? पार्टी और सरकार अलग अलग है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है। मैं कह रहा हूँ अरुण जी ने खुद भी कहा है कि इसको री एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रेस रिलीज आ गया। अरुण जी ने खुद स्टेटमेंट दे दिया है। देखिए अरुण जेटली जी स्पष्टीकरण शाम को आके दिया। कल तक शक्तिकांता दास जी, हसमुख आडिया जी कह रहे हैं कि हमें प्रपोजल आया, हम देखेंगे इस बारे में, और हम तो कह रहे हैं कि इसको पूरी तरह से हटा दीजिए, लेकिन साथ में ये इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। गोपाल जी, अगर आप सुने उनके बयानों पर, वित्त मंत्री जी आज कह रहे हैं, नहीं आप सुनिए उन्होंने क्या कहा, आप चाहे तो फिर से वो क्लिप चलवा देते हैं। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे पर्पस है कि रिटायरमेंट के बाद आप एन्युटी स्कीम में पैसे लगाए, उसकी तरफ हम आपको पुश करना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि क्या रिटायरमेंट के समय 58 की उम्र में छोटे बच्चे हैं लोग, कि आप उनको बताएंगे कि क्या करना है उनके पैसों के साथ? मैडम एक बात कह सकता हूँ? जी प्लीज विवेक कौर। देखिए, कल जो प्रेस रिलीज निकाली भारत सरकार में, उसने एक लाइन है वो पढ़ के सुनाऊंगा कि द आइडिया बिहाइंड दिस मैकेनिज्म इज टू एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन पेंशन प्रोडक्ट्स रादर देन विड्रॉ एंड यूज द एंटायर कॉर्पस आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब कि आपको जो पैसा मिल रहा है उससे आप एन्युटी खरीदें और एन्युटी से आपको रेगुलर इनकम होती रहे, बनिस्बत की आप वो पैसा लें और कहीं उसको उड़ा दें। अब ये चीज जो है ये उतनी ही मतलब प्राइवेट सेक्टर पे लागू होती है जितनी पब्लिक सेक्टर पे लागू होती है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर में काफी लोगों को पेंशन भी मिलती है, सबको नहीं मिलती है, काफी लोगों को मिलती है। तब फिर अगर उनको पेंशन भी मिल रही है तो उनका कॉर्पस क्यों 100% टैक्स फ्री है और बाकी लोगों को क्यों एन्युटी खरीदनी है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग मापदंड, सारा जो टैक्स वसूलना है वो निजी कर्मचारियों पर आप फोकस करें। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जाएगा नहीं। ईपीएफ को बख्श देने की मुहिम छेड़ी है सीएनबीसी आवाज ने, और हम यहां पर बताने की कोशिश करें कि कितना गलत और खराब डिसीजन है कि आप ईपीएफ में जो पैसा लगाते हैं लोग उसको टैक्स करेंगे। हालांकि आप कह रहे हैं कि 60% हिस्से को टैक्स करेंगे, और तभी ये टैक्स होगा जब इसको आप एन्युटी स्कीम में नहीं डालते। अब एन्युटी स्कीम में कितने खराब रिटर्न है उस पर हम बात करेंगे थोड़ा आगे, लेकिन फिलहाल पवन कुमार जी, अब आपने एक अपील की है सरकार को कि इसको वापस ले लीजिए, लेकिन किस तरह की अब प्रावधान होने चाहिए? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बना हुआ है और ये एक फैक्ट है कि रिटायरमेंट के समय लोगों की प्लानिंग खराब होती है और रिटायरमेंट के बाद आमदनी के जरिए कम हो जाते हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बचत पर टैक्स मत लगाए। वास्तव में अगर देखेंगे तो एक सरकार की एक फेल स्कीम को सफल करने के लिए एक अलग प्रकार का ये एक इन्होंने वो किया है एक्सरसाइज। सरकार की योजना थी न्यू पेंशन सिस्टम को डेवलप करने की। पिछले 12 साल के बाद भी वो न्यू पेंशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ सरकार का। उसमें अभी तक भी 70-71 लाख लोग मेंबर बने हैं। इस स्कीम को ईपीएफ पर टैक्स लगा करके स्कीम को डिमोरलाइज करके सरकार ने वो एक काम किया है कि कैसे लोग एनपीएस की ओर मुड़ेंगे। ये एक सरकार की समस्या है, इसलिए सरकार एनपीएस को का क्या करना सरकार सोचे क्या। और मेरा एक गोपाल जी से कहना है, क्या एनपीएस में आए हुए कर्मचारियों को भी सरकार कोई ऑफर देगी क्या, ऑप्शन देगी क्या? सरकार नहीं देना चाहती। और सरकार ने जो बड़े कर्मचारी है, सरकार के सेक्रेटरी, सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, इस प्रकार के जो लोग हैं जो जीपीएफ सीपीएफ कटवाते, उनको टैक्स फ्री किया है, उनको एन्युटी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वो ज्यादा समझदार है सामान्य मजदूर से। 15,000 20,000 वालों से टैक्स लेना ये सरकार का एक न्यायपूर्ण काम है। जिन लोगों ने शायद इस बजट प्रपोजल पर काम किया है उनके खुद के पीएफ से टैक्स नहीं कटेगा, वो थोड़ा अनफेयर ही लगता है। छोटा सा एक और ब्रेक लेना होगा, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल का जवाब हम उसमें से इसलिए गोपाल जी से, इसलिए तमन्ना जी मैं गोपाल जी से कहना चाहता हूं, यदि सरकार देश को ठीक चलाना चाहती है तो एक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म करे। ओके, गोपाल जी का जवाब सुनेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लौटेंगे जल्दी। चला रहे छोटा सा उस पर कमान लगाए सर।
क्या सरकार ईपीएफ को बख्श देगी, यही उम्मीद बनी हुई है और सीएनबीसी आवाज ने इसके लिए मुहिम भी छेड़ी हुई है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपने कई सारे सवाल सुने हमारे पैनलिस्ट के और उसमें से सबसे बड़ा एक सवाल ये था कि फिर जीपीएफ पर ऐसा टैक्स क्यों नहीं लगाया गया? देखिए, मैं पहले तो पवन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार मध्यम वर्ग और गरीब के लिए पूरी तरह उनकी खुशहाली के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जहां तक ये जो स्पष्टीकरण आ रहे हैं वो केवल इसलिए है कि यह जब भी कोई लेजिस्लेटिव चेंज होता है तो उसमें यह बताया जाता है कि सरकार की इंटेंशन क्या थी। अगर वो इंटेंशन पूरी नहीं होगी तो वित्त मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि हम इसको री एग्जामिन करेंगे। इसलिए अगर इस पे री एग्जामिन करेंगे, सबकी बातों को ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे सजेशंस आए हैं और उनके हिसाब से जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो इसमें किया जाएगा। लेकिन ये क्योंकि अब बजट डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है तो वहीं पे डिसीजन होगा। वित्त मंत्री अपना जवाब देंगे। आपका जवाब है इसमें। विवेक कौल जी, नहीं, एक और बात मैं कह दूं कि जो नहीं, एक बात तमन्ना जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी संक्षेप में, कि जो एनपीएस है, एनपीएस में भी उसको अट्रैक्टिव बनाना सरकार की मतलब लक्ष्य है। एनपीएस और इसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो उसका टैक्स हटा दीजिए, सरकार ने एग्जम्पशन दिया ना 40% का। आप एग्जाम्प्ट कर दीजिए। उसमें भी तो 40% का एग्जम्पशन दिया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं विवेक कौल जी, क्या ऑप्शन है अब एम्प्लॉयज के पास, क्योंकि एन्युटी स्कीम जो दी है सरकार ने, एक टैक्स बचाने का ऑप्शन, उसमें इतने खराब रिटर्न है, उससे अच्छा कोई एफडी में पैसे लगा दें। जी बिल्कुल। ऑप्शन क्या है? देखिए, अब ऑप्शन तो कंपनी लेवल पे होगा। प्राइवेट कंपनीज को ये देखना होगा क्या वॉलंटरी है ईपीएफ? देखिए, एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा, उसके ऊपर का हिस्सा डालने की जरूरत नहीं है, पर वो चेंज कंपनी लेवल पे होना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल वो चेंज नहीं कर सकता है। अगर मेरी कंपनी डिसाइड करती है कि मेरा पीएफ इतना है तो मुझे उतना पीएफ कटवाना पड़ता है अपनी सैलरी से। जी गोपाल जी, लेकिन जिनका कंपलसरी, तमन्ना जी एक मिनट, जिनका कंपलसरी है उनका तो एग्जम्पशन है ना। तमन्ना जी एक मिनट, ये ईपीएफ मैंडेटरी है, 15,000 रुपए तक के वेतन के लिए मैंडेटरी है, उसके बाद वॉलंटरी है। 15,000 रुपए तक तो कटवाना ही पड़ता है। 15,000 रुपए जिसका वेतन है उसे एग्जेम्पशन मिला है, जो बाकी है विवेक कौल सही कह रहे हैं, वो कंपनी के लेवल पर आपको नेगोशिएट करनी पड़ेगी। ये जरूरी हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ईयर एंड आ रहा है और शायद जो भी फैसला हो उसके हिसाब से आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि हम उम्मीद ही कर रहे हैं कि वित्त मंत्री इस टैक्स को वापस ही ले ले। नमस्कार।